हेलो दोस्तों, मैं सम्मू आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और गरीब लोगों की जो फैमिली की सबसे बड़ी समस्या है उस पर फोकस करने वाले हैं और उस समस्या से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, खुद को कैसे उस समस्या के लिए प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। इन सारे मुद्दों को हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फिर यदि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या गरीब हैं बिल्कुल, तो भी आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सोल्यूशन आपको मिलने वाली है। इतना बड़ा सोल्यूशन मिलने वाला है कि आपका आगे जो फ्यूचर होने वाला है वो काफी इजी हो जाएगा अगर इस वीडियो को समझकर और इसको इम्प्लीमेंट आप करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे समाज में जो परिवार को आर्थिक स्थिति के हिसाब से, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कई भागों में बांटा गया है। पहला तो वो लोग होते हैं जो काफी रिच होते हैं, अमीर लोग होते हैं और उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, चाहे जिस तरह की भी फाइनेंशियल कंडीशन देश की गुजरती हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई बढ़ जाए या घट जाए, उनकी अर्निंग पावर इतनी हाई होती है कि इस चीज का उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो अपर मिडिल क्लास है, यानी कि अमीर लोग से जो थोड़ा सा नीचे आते हैं। फिर उसके बाद मिडिल क्लास फैमिली है, ये सबसे बड़ी समस्या यही झेलते हैं। फिर उसके बाद आता है लोअर मिडिल क्लास फैमिली और गरीब लोग। तो इन सब की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इन फैमिली में एजुकेशन के लिए कोई अच्छी प्लानिंग नहीं होती है, मैरिज के लिए कोई बड़ी प्लानिंग अच्छी से नहीं करते हैं और पेंशन के लिए भी कोई प्लानिंग नहीं करते। सबसे बड़ा मसला यही होता है क्योंकि वो उनको पेंशन के महत्व को नहीं समझते हैं। इसी तरह से प्लानिंग कैसे करना है उनको कोई सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है, इसलिए वह सही दिशा निर्देश पे काम नहीं करते हैं। तो यह वीडियो आप सबके लिए काफी यूजफुल होगा जो लोग अगर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अब अपर मिडिल क्लास हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास हो सकता है या ज्यादा गरीब है, तो भी आपके लिए यूजफुल होगा। आइए सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप देखेंगे अपने समाज में तो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति के आधार पे इस देश की जो जनसंख्या उनको कई भागों में बांटा गया है। पहला जो सबसे अमीर लोग होते हैं और उनको फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत होती है कि चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन उसको हैंडल करना उनके लिए आसान होता है। लेकिन उससे जस्ट नीचे की जो फैमिली आती है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग, ये ऐसी कैटेगरीज होती हैं कि अगर देश में थोड़ा सा भी फाइनेंशियल किसी तरह का अगर भूचाल आ जाए, थोड़ा सा तब्दीली हो जाए, तो उनके फैमिली पे इसका पूरा असर पड़ जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है अगर थोड़ी सी भी चेंजिंग हो जाए। जैसे अभी का जो समय चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि सारे मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग हैं या अपर मिडिल क्लास, ये सारे जूझ रहे हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, सभी परेशान हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या है इन परिवार की, सबसे बड़े जो मुख्य कार्य हैं, अगर उनको प्लानिंग करके किया जाए तो यह फैमिली, चाहे इस कैटेगरी में आने वाले सारी फैमिली अगर प्लानिंग करके किसी भी काम को करते हैं तो बहुत ही आसानी से उसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, हर व्यक्ति में मैरिज का है। अगर अपर क्लास फैमिली हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि समाज में खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं और जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। तो सबसे पहली सलाह तो यही है कि आप बेवजह खर्च करने से बचें और शादी के लिए कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग करें। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि अगर आप सिर्फ शादी ही नहीं है, शादी के साथ साथ एजुकेशन है, पेंशन है, प्लस प्रोटेक्शन है, ये चार ऐसे चीजें हैं जिन पर फोकस करना चाहिए। ये तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है खास तौर से इन पे फोकस करती ही नहीं है और इसके बारे में कोई प्लान ही नहीं करती है, जिसकी वजह से वो समस्याओं से गिरते चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज मैं इस वीडियो में एक सबसे बड़ी समस्या जो मैरिज की समस्या है, शादी की समस्या है, इस पे बात करते हैं। इसके बाद भी मेरे पास कई समस्या है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम शादी की समस्या के डिटेल से समझते हैं। अब होता क्या है कि अगर किसी को शादी करना हो आज के समय में, तो आपको पता है कि अगर आज के देश में कितने भी आप कम से कम खर्च करें तो कम से कम 5-6 लाख रुपए तो शादी पे खर्च हो ही जाते हैं। लेकिन एक समय में 5 से 6 लाख रुपए जुटाना बहुत बड़ी समस्या होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए।
एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए या अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि इनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और इनके शौक भी अमीरों की तरह होते हैं, क्योंकि ये खुद को अमीर साबित करने के चक्कर में बड़े बड़े एक्सपेंसेस करके और कर्ज के नीचे दब जाते हैं अपने काम को संपादित करने के लिए। अब ये लोग लोन ले लेकर अपने काम को करते हैं और लोन का असर ये होता है, जैसे अब देखा जाए आज के डेट में महिला लोन जो चल रहा है ये क्या, इसमें लगभग 25% से भी ज्यादा का ब्याज देना पड़ता है और इतने महंगे दर से लोन लेते हैं ये लोग और उसके बावजूद अपने काम को करते हैं और सिर्फ उस लोन को चुकाते चुकाते उनकी पूरी सैलरी, उनकी पूरी मेहनत कंपनी के पास चली जाती है। तो उनको जरूरी है लोन लेने से बचे। सबसे पहली बड़ी बात है कि लोन लेने से बचे आप, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। इसे लेना आसान तो होता है, जो महिला लोन है इसे लेना बहुत आसान होता है, पर इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और यह आपके सैलरी का 1/4 खा जाता है बेवजह। तो इससे बचे आप। दूसरी कि अगर आपको बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है तो आपको बेहतर प्लानिंग करना पड़ेगा। आपके फैमिली में, परिवार में अगर छोटी बच्ची है तो उनके शादी के लिए भी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। उनके एजुकेशन के साथ साथ शादी का भी, अगर आप सही समय पर डिसीजन लेते हैं तो शादी करने के समय में आपको बहुत हेल्प हो सकता है। प्लस अपने प्रोटेक्शन पे भी आपको ध्यान देना है। तो आइए एक एक करके इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला है शादी का विषय है। तो देखिए, शादी के लिए आपको प्लानिंग करना जरूरी है। हर परिवार में कोई ना कोई, किसी को अपने बहन की शादी करना है तो किसी को अपनी बेटी की शादी करना है, तो इस तरह की समस्या है। और अगर प्लानिंग आप नहीं करते हैं तो सही समय पे शादी करने में भी दिक्कत होती है। समाज के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। अमूमन आज के समय में देखा जाए, अगर एक लड़की की शादी करना हो तो कम से कम 5-6 लाख रुपए होने ही चाहिए। मैं उस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ जो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के रेंज में जो लगाते हैं, उनके लिए एक बड़ा अमाउंट होता है ये। लेकिन अगर इस कार्य को संपादित करने के लिए वो प्लानिंग कर ले तो बहुत आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं, कम से कम पैसे में इसे निपटा सकते हैं। अब इसी बात को समझते हैं कि एक एग्जांपल से लेते हैं कि आज हमारे घर में अगर किसी बिटिया की पैदाइश होगी, जो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने की है, साल भर की है, और ये इतना गोल्डन पीरियड समय होता है, इस समय अगर आप अपने बेटिया की मैरिज के लिए आज से आप कुछ बेहतरीन प्लानिंग कर ले तो शादी के समय में आपके पास एक बेहतर अमाउंट होगा और आप खुशी खुशी शादी कर पाएंगे। अगर ये प्लानिंग नहीं करते हैं तो उस समय क्या होगा, आपको लोन लेना होगा और लोन लेंगे और उसका ब्याज सदाते सदाते आपकी जिंदगी उसमें दब जाएगी। तो बेहतर है कि जब बच्ची की उम्र 1 साल 2 साल की हो, 6 महीने की हो, तब से ही आप प्लानिंग कर शुरू कर दें, ताकि शादी के समय आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं इसे समझें एक बार। कि माना कि आपको अपनी बच्ची है कोई और उसकी शादी करनी है, तो आज अगर स्टैंडर्ड 6 लाख 7 लाख रुपए का है, तो सोचिए आज से 20 साल 25 साल के बाद जब आप अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो उसके लिए कम से कम 15 लाख रुपए चाहिए होगा। क्योंकि जिस दर से महंगाई रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से आप सोचेंगे तो पैसे का जो परचेजिंग पावर है डे टू डे कम होता जा रहा है और उस समय महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि शादी करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, 12 लाख रुपए होने ही चाहिए। अगर उससे कम पैसा होगा तो आप 15-20 साल के बाद शादी करना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। हालांकि मैं जो अमाउंट बता रहा हूँ बहुत कम है, इससे भी ज्यादा होगा। अब आप बताइए, अगर आज से 20 साल के बाद अगर आपको 20 लाख 25 लाख रुपए या 10 लाख से ऊपर या 15 लाख से ऊपर एक साथ पैसे अगर जमा करना हो तो क्या आप कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खर्च इतने हैं कि पैसे बचते ही नहीं है। तो आप जितना कमाते हैं उसमें से ही अगर थोड़ा सा सेविंग करके सही जगह पे आप उसको अगर इन्वेस्ट कर दें तो आपकी समस्या का हल हो सकता है। एग्जाम्पल के समय पे अगर अगले साल अगर 12-13 लाख का 15 लाख के बीच का अगर कोई काम करना हो तो आज से अगर आप प्लानिंग कर दें और महीने का सिर्फ 2000 रुपए आप खर्च करते हैं और 2000 रुपए सिर्फ खर्च करके महीने का आप आज से 15-20 साल 25 साल के बाद अगर उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहें तो सिर्फ 5 लाख रुपए अगर प्लानिंग कर ले कि हमको सेविंग करना है अपनी कमाई का, तो ये 5 लाख पैसा सेविंग करके आप अगले 20 से 25 साल के बाद आप कम से कम 13 लाख 14 लाख का काम इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि ये पैसे को अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अपनी बिटिया की शादी के लिए शादी का जो प्लान आता है उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, तो उस समय आपको शादी के वक्त आपको काफी सहूलत होगी। ऐसे ही एक पॉलिसी का नाम है जिसका नाम है कन्यादान पॉलिसी, उसे जीवन लक्ष्य पॉलिसी भी कहा जाता है। यह पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम का पॉलिसी है। इस पॉलिसी में कई खासियत है और हर मिडिल क्लास फैमिली को जिनकी छोटी बच्ची है और उनको शादी करने का अगर उनका लक्ष्य है तो इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसका कई फायदा है। सबसे इस पॉलिसी को लेने के लिए अगर उम्र की बात करें हम तो हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 50 साल के रेंज में है, 50 साल तक, यानी कि 18 से 50 साल के रेंज का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है अपनी बिटिया की शादी के लिए।
ऐसे पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है उस पर उसके एज का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप अगर वक्त पे प्लानिंग करते हैं तो कम प्रीमियम में बेहतरीन आप रिजल्ट पा सकते हैं, रिटर्न पा सकते हैं। साल का 20 से 25 हजार रुपए आप खर्च कर देते हैं, आज से शुरू करते हैं सेविंग करना सालाना 20 से 25 हजार रुपए, तो आने वाले 25 साल में रेंज में के बाद अगर आप अपनी बेटिया की शादी करते हैं तो वहां पे आपको लगभग 13 लाख से 14 लाख रुपए आराम से रिटर्न आ जाएंगे और उसमें आप अपनी बेटिया की शादी कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप इसका डबल अमाउंट कर दें। अगर 40 से 45 हजार रुपए के बीच में आप अगर हर साल बचत करते हैं तो अपनी बिटिया की शादी के लिए आप आज से 25 साल के बाद लगभग 26 से 27 लाख रुपए आप प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे कंडीशन में आप अपनी बिटिया की शादी काफी आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार पॉलिसी को अच्छे से समझते हैं। यह भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी है जिसका नाम ही है कन्यादान। आप सभी जानते हैं कि कन्यादान कौन करता है, क्या उनके पिता के द्वारा ही उनका कन्यादान किया जाता है। तो यह पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो फ्रेमवर्क है वो सिर्फ इसी प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ही बनाया गया है ताकि लोगों को सहूलत हो सके जो लोग अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं। इसके कई फायदे हैं। अगर आप इस पॉलिसी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मात्र महीने का 2,000 रुपए भी आप बचा के चलते हैं तो शादी के समय तक 13 लाख से ऊपर आपको अमाउंट मिलता है। अगर आप साल का 45 हजार के अरेंज में आप अगर जमा करते हैं, सेविंग कर पाते हैं और इस पॉलिसी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 27 लाख के आसपास आपको मिलता है। लेकिन पैसा तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ में कई बड़ी चीजें हैं जो इसको कवर करके लेकर चलती है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो यह पॉलिसी लगभग 13 साल से लेकर 25 साल के उम्र के 25 साल के लिए लिया जा सकता है, यानी कि इसका जो टर्म है 13 साल से 25 साल का होता है। तो अगर आपको 13 से 25 साल की उम्र के बच्ची के लिए लेना हो जिसकी शादी 13 साल के बाद करनी हो या 25 साल तक करना हो, जो छोटा बच्चे हैं, बहुत ही अभी जस्ट जैसे जन्मे हुए हैं 6 महीना साल भर के हैं, तो उस समय अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद। प्लानिंग करते समय इसकी फैसिलिटी को पहले आप समझे कि कंपनी आपको क्या दे रही है, क्यों इस पॉलिसी को करना चाहिए। ये सबसे गहरी बात है, अच्छे से समझे, पूरा वीडियो को देखें। अब आप कोई भी व्यक्ति है, अब पॉलिसी लेने जाता है तो आप एग्जाम्पल आप 25 साल का पॉलिसी ले रहे हैं, इस बात को समझे। 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो वहां पे होगा क्या कि आपको 25 साल की पॉलिसी में सिर्फ 22 साल रुपए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे और बाकी का जो 3 साल पैसा है वो LIC के द्वारा ही फुलफिल किया जाएगा या गवर्नमेंट के द्वारा उसको फुलफिल किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज क्लियर है कि अगर 25 साल की हम पॉलिसी लेते हैं उससे 3 साल कम मुझे प्रीमियम जमा करना होगा, यानी कि अगर 25 साल का है तो 22 साल जमा करेंगे, 3 साल फ्री होगा। फिर इसके बाद जो समझने वाला पॉइंट है कि अगर आप इस पॉलिसी को ले लेते हैं और अगर पिता अपने नाम पे ही लेता है, अगर किसी कारणवश कुछ अनहोनी हो जाती है तो और पिता का अगर डेथ हो जाता है तो इस केस में भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस केस में क्या प्रोटेक्शन मिलता है कि जब अगर पिता का जिस पीरियड में कि जिस समय से उनका मृत्यु हो जाता है उस पीरियड से आपका EMI पूरा माफ हो जाता है, गवर्नमेंट उसको माफ कर देती है। प्लस आपका एक्सीडेंटल अमाउंट जो भी होगा उस समय मृत्यु के समय भी आपको 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख बोले तो 10% आपकी जितना का प्रीमियम लिया है, जो सम एश्योर्ड होता है उस सम एश्योर्ड का 10% आपको उसी वक्त मिल जाता है फैमिली प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसके बाद हर साल आपको उतना ही 10% कंटिन्यू मिलता रहेगा जब तक इसका टर्म पूरा नहीं हो जाए, यानी कि 25 साल तक। अब जितना समय तक बाकी होगा उतने समय तक उसको मिलेगा। यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे के अच्छे से एजुकेशन हो सके, उसको खाने पीने के लिए दिया जाता है, उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये सरकार की योजना है, ये LIC की तरफ से ये प्रदान किया जाता है। हर साल ये पैसा जितना आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 10% दिया जाएगा। हालांकि जो पहले पॉलिसी मैंने बताया था 5 लाख के हिसाब से बताया था, अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको लगभग 13 लाख रुपए मिलते हैं, 10 लाख का लेते हैं तो 27 लाख रुपए मिलता है। तो इस केस में आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर 5 लाख का आप सम एश्योर्ड का पॉलिसी लिए हैं, महीने का 20,000 आप जो 25,000 जमा कर रहे हैं, 25,000 के रेंज में अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको हर साल 50,000 रुपए बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए मिलेगा, उसके पालन पोषण के लिए मिल जाएगा। अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो हर साल 1-1 लाख रुपए मिलेगा और तत्काल में उस समय उसका 10%, यानी कि अगर 10 लाख है तो 1 लाख और 5 लाख है तो 50,000 आपको मिल जाता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम जब से बाकी था उसी दिन से वो माफ हो जाता है पूरा का पूरा। फिर जब शादी का समय आता है, यानी कि 25 साल की मैच्योरिटी पे, फिर आपको आपका सम एश्योर्ड का जो वैल्यू सेट है ऑलरेडी, जो बॉन्ड आपको बन चुका है उतना मिलेगा।
यानी कि अगर आपने 10 लाख का लिया है तो आपको 27 लाख मिलेगा। शादी के लिए, बिटिया के शादी के समय इतना पैसा मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद अगर आपने 5 लाख सम एश्योर्ड का लिया है तो वहां पे 13 लाख के आसपास आपको मिल जाता है। इस चीज को लेने के कई फायदे हैं, इसे अच्छे से आप समझें कि पहला तो आपका ईएमआई माफ हो जाता है अगर कुछ हो जाता है तो। हालांकि किसी के साथ नहीं हो, ऐसी कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह का कुछ ऑप्शन आए, किसी के साथ किस तरह की समस्या किसी को झेलना पड़े। लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन लेके चलते हैं तो आप रहें या नहीं रहें, आपकी बेटिया की शादी नहीं रुकेगी। इसका सबसे बड़ा मकसद यही होता है। तो आपको बेनिफिट क्या होता है ओवरऑल, मैं 10 लाख के हिसाब से आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप ये लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। जरा एक बार ध्यान से समझे। एग्जाम्पल, आपने पॉलिसी लिया और पॉलिसी लेने के उपरांत ही 1 साल के अंदर ही आपके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाती है या 2 साल के बाद अनहोनी हो जाती है, उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल के लिए 1 साल के बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको शो करता हूँ कि इसके क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। पहला चीज, अब यहाँ पे आप देखें, जब आप पॉलिसी लेते हैं, मान लिया आपका सम एश्योर्ड जो है, सम एश्योर्ड आपका 10 लाख का है। मैं इसको एग्जांपल के लिए यही ले रहा हूं, 10 लाख का सम एश्योर्ड है आपका। आपने पॉलिसी लिया 25 साल के लिए, 25 साल के लिए आपने पॉलिसी ले लिया। अगर हमारे साथ पॉलिसी लिया 1 साल के बाद ही कुछ हो जाता है तो हमारे पास बचा कितना पीरियड, 24 साल बच गया मेरे पास। इस 24 साल के लिए आपका सारा का सारा प्रीमियम पहले माफ हो जाएगा और आपको 24 साल तक कंटिन्यू सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि 1-1 लाख रुपए आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। यानी 24 लाख रुपए आपको तो ऐसे ही मिल जाएगा। इसे समझे आप, ठीक है। प्लस जिस वक्त आपके साथ अनहोनी घटता है उस समय भी आपको सम एश्योर्ड का 10% और मिल जाएगा। एक्सीडेंट के कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है हो जाए, हम एक्सीडेंट एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, हो जाता है, उस समय भी आपको लगभग 1 लाख रुपए वहां पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये हर साल आपको मिलेगा, एकदम करेंट उसी समय आपको इतना मिल जाएगा, यानी कि 25 लाख रुपए लगभग आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, 25 लाख। फिर अब आपको जब मेच्योरिटी आपका पूरता है, मेच्योरिटी पे आपको पैसा कितना मिलेगा, 27 लाख। अब आप इसे जोड़ लें कितना हो रहा है। अब यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको 52 लाख के आसपास आपका सिक्योरिटी है। 27 लाख जो आपको मिलना ही मिलना है, प्लस अगर इस कंडीशन में ये तो आपको मिलेगा, चाहे कुछ हो या नहीं हो, आपने जिस मकसद से जमा किया शादी के समय इतना पैसा आपको मिलना ही है। अगर इन केस कुछ अनहोनी हो जाता है तो आपको इतना का बेनिफिट और एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है, लगभग 25 लाख का बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा और मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप पॉलिसी के किस पड़ाव पे इस तरह की समस्याओं से आप जूझते हैं, उस पर ये सारा का सारा डिपेंड है। उस हिसाब से कैलकुलेट है, ये आपका फिक्स है, हर हाल में मिलेगा। अगर कुछ अनहोनी हो जाता है तो आपके लिए सब 25 लाख रुपए और एक्स्ट्रा आपका बेनिफिट यहाँ पे बन जाता है। ये है इसका बेनिफिट इस पॉलिसी का। तो अगर आपकी भी कोई बिटिया है, अगर आपकी कोई बिटिया है और आप चाहते हैं तो इस पॉलिसी को जरूर लीजिए। एक बार और समझ ले, इस पॉलिसी का नाम है जीवन लक्ष्य, यह भारतीय जीवन बीमा निगम का पॉलिसी है। और इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये बच्ची की शादी के बच्ची के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। और इससे बेहतर कोई भी पॉलिसी अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो आपको ज्यादा बेहतर सुरक्षा प्रदान करता हो। ऐसे नाम सुनने के लिए आपको बहुत मिलेंगे पर इससे बेटर कोई नहीं है। तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं अपनी बच्ची की शादी के लिए, बेझिझक ले, क्योंकि सरकार आपको ये प्रॉमिस कर रही है और वो प्रॉमिस पूरा का पूरा निभाती है, क्योंकि इसमें सरकारी पूरा अनुदान, बहुत सारा अनुदान इसमें सरकार का हिस्सा है इस कंपनी में। अब दूसरा, अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो सारे परिवार की जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर आती है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाते सुलझाते परिवार के मुखिया के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो अपने बारे में कुछ सोच सके। पर जरूरी है, ये समझें एक बार, यदि आप मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं, इसके लिए भी पैसा आपको ही जमा करना है। बच्चे की एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे भी आपको ही फोकस करना है। फिर यहाँ देख लीजिए, आप पेंशन का प्लान अगर अपने लिए करते हैं तो इसके बारे में भी आपको ही सोचना है। और पूरे परिवार का प्रोटेक्शन भी आपको देखना है, अपना भी प्रोटेक्शन देखना है।
तो आपके लिए जरूरी है कि अगर आप सब पॉलिसी लें तो साथ में जरूरी है कि एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले एक्स्ट्रा। इसके अलग बेनिफिट हैं। यह कोई महंगा पॉलिसी नहीं होता है। साल का मात्र 1652 रुपए का एक पॉलिसी आता है, एक 1962 रुपए का आता है। दो तरह के पॉलिसी हैं, दोनों के अपने फायदे हैं। इसके डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप एक्सीडेंट की कंडीशन में अगर किसी तरह की कुछ समस्याओं से आप भिड़ जाते हैं तो यहाँ पे उससे प्रोटेक्शन मिलता है, प्लस आपके फैमिली को सुरक्षा प्रदान करता है। पैसे के मामले में अगर आप मान लिया आपका हाथ पैर पूरी तरह से अगर आप डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे 10 लाख रुपए आपको मिलते हैं। इससे आप अपना इलाज करा सकते हैं और अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति, आपके जॉब रुकने की वजह से, आपके काम रुकने से जो होती, उस समस्याओं से आप फर्स्ट लेवल पे तो बच जाते हैं। तो ये जरूरी है। अगर इसको आप एक दिन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ना भाई, तो मात्र 5 रुपए के आसपास खर्च आता है। एक 4.5 रुपए का, एक 5.5 रुपए का है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ये साथ में आप लेके चलते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप जब तक परिवार के साथ हैं आप समस्याओं को निपटाने में पूरी मदद करेंगे, लेकिन सोचिए उस समय क्या होगा जो परिवार सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है और आप ही नहीं रहे, तो उसके बाद परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की। रोने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन हेल्प कोई नहीं करेगा। हेल्प वही करेगा आपका खुद का पैसा। तो अगर आपने प्लानिंग कर रखा है तो ये आपके परिवार को आर्थिक सपोर्ट करेगा, क्योंकि उस समय आपका परिवार समस्याओं से जूझ रहा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं तो आपका बाल बच्चा फिर सही से एजुकेशन नहीं ले पाएगा, वो खुद को नहीं संभाल पाएगा। तो जरूरी है कि आप अपने प्रोटेक्शन के साथ साथ प्लानिंग करें। आपका सारा खर्च तो उनके ही ऊपर जाता है, उनके खाने पीने रहने सहने पर, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करें ताकि उनको इससे आपको तो फायदा होगा ही होगा, आपके परिवार को भी सहायता मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सीडेंट होने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंसान का डेथ ही हो जाता है। हाथ पैर कुछ भी डैमेज हो गया, ये बीच की समस्या है, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन जरूरी है। और हर मिडिल क्लास फैमिली को, लोअर मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास फैमिली हो या गरीब लोग हो, इनको लेना ही चाहिए। अब अपनी अपनी सलाहियत के हिसाब से आप ले सकते हैं। आपकी कितनी अपने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, अपनी मंथली इनकम को ध्यान में रखकर, उसमें से जो भी सेविंग होता है आपको इंश्योरेंस सेक्टर में सेव करना चाहिए, क्योंकि यह आपके पैसे की गारंटेड रिटर्न्स देती है। अगर यह पैसा आप सोचते हैं कि हम बैंक में रख देंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि बैंक आपको 4% के आसपास इंटरेस्ट देती है। और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर 5 लाख से ज्यादा के अमाउंट बैंक में हो जाता है तो बैंक किसी भी कारणवश अगर दिवालिया घोषित होती है या किसी तरह से वो प्रॉब्लम में बैंक आ जाती है तो सीधा का सीधा हाथ खड़ा कर देगी और बोलेगी 5 लाख से ज्यादा आपको देगी ही नहीं। अब इसके पास आपका 50 लाख भी हो या कुछ भी हो, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 लाख का ही गारंटेड होगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस सेक्टर में आप डालते हैं और जितने का बॉन्ड पेपर आपका बन गया पूरा का पूरा आपको मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप बैंक में डालते भी हैं, लगता है कि आपको बैंक सबसे ज्यादा सेफ है, तो भी आप वहां पे मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं और छोड़ देते हैं, रिटर्न तो हमको कम मिलता है, लेकिन मुद्रास्फीति का दर हर रोज बढ़ता जा रहा है, महंगाई दर बढ़ता जा रहा है, आपके पैसे का जो परचेजिंग पावर है घटता जा रहा है। यानी कि अगर हर साल लगभग 6% से ज्यादा का आपका मुद्रास्फीति का दर है। अब आप बताइए, अगर 6% से कम का आपको ब्याज मिलता है भाई, तो फिर आपका पैसे का वैल्यू गिर रहा है या बढ़ रहा है, इसका डिसीजन आप खुद ले लीजिए, हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो आप सही समय पे निर्णय लें, अपनी सुरक्षा करें और पैसे को सही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। और ऐसे ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, अगर कोई बंदा है जो इंटरेस्ट रखता हो और इस फील्डर में सेक्टर में जुड़कर काम करना चाहता हो, अगर इंश्योरेंस सेक्टर में, वो भी जुड़ के अपना काम कर सकता है। क्योंकि इसमें काम करने के लिए कोई हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, कम पढ़े लिखे लोग भी इंश्योरेंस कराकर काम कर सकते हैं। और हर परिवार में लाइफ इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए, एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई ना कोई प्लान होना ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों के एजुकेशन के मामले में ही डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मेरा मकसद था कि शादी को फोकस किया जाए, शादी की बड़ी समस्याओं को समझा जाए। तो जरूरी है सही समय पे प्लानिंग, आप सही समय पे प्लानिंग करें, सही सेक्टर में पैसे इन्वेस्टमेंट करें।
आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको लगेगा कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ से बात कर रहा हूं और आपको इंश्योरेंस करने के लिए फोर्स कर रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है। बस एक एग्जांपल से आप इस पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं। अगर कोई काम आज के समय में या आज से 20 साल के बाद कोई काम अगर 15 लाख में करना है या 13 लाख में ही करना है, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं। अगर आपको कोई काम आज से 25 साल के बाद 27 लाख रुपए में करना हो या 25 लाख रुपए में करना हो, और आप अगर इस काम को प्लानिंग करते हैं तो मात्र 10 लाख में उस 27 लाख के काम को आप कर सकते हैं, समय से पूर्व अगर आप प्लानिंग करके चलते हैं। यदि आपने प्लानिंग नहीं किया है तो उसी काम को आप अगर 25 लाख का काम है, एक बार आप पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको किसी न किसी से लोन लेना पड़ेगा, किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, और लोन का ब्याज सधाते सधाते वही अमाउंट आपका 25 लाख 35 लाख हो जाएगा, क्योंकि 25 लाख रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो बेहतर है कि आप समय से पहले प्लानिंग करें। अगर इस चीज को आप समझते हैं तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपनी बच्ची की शादी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का कन्यादान पॉलिसी जरूर लेना चाहिए, जिसे जीवन लक्ष्य पॉलिसी भी कहा जाता है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी जरूर ले, यह आपकी पैसा को बचाएगा, क्योंकि 25 लाख का काम 27 लाख का काम अगर आप इस पॉलिसी को लेके करते हैं तो सिर्फ 10 लाख रुपए में निपटा सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्लानिंग समय से पूर्व नहीं किया तो इसी काम को आप 35 लाख से 30 लाख में निपटाएंगे। अब डिसाइड आप करें अमीर कौन बनेगा, कि किसी काम को सस्ते में करने वाला अमीर होगा या सस्ते काम को महंगे में निपटाने वाला अमीर बनेगा। अमीर लोग अपनी प्लानिंग करके चलते हैं। जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास से भी ऊपर आते हैं, अमीर लोग हैं, वो अपनी प्लानिंग करके चलते हैं, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अक्सर देखा होगा अपने बच्चों की शादी में वो बहुत सारे पैसे उड़ाते हैं, जगह बेजगह खर्च करते हैं, क्योंकि इतना कमाते हैं और इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको उससे ज्यादा रिटर्न आ जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में पैसे लगाते हैं तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। सरकार ऐसे पैसों को टैक्स फ्री में आता है, एग्जेम्प्ट है ऐसे पैसे। तो आपको प्लानिंग जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो समझिए आप गलती कर रहे हैं, और फिर ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि आप डिसाइड करें कि आपको अमीर बनना है या गरीब बनना है। अगर अमीर बनने का चाहते हैं तो सही समय पे सही प्लानिंग करें और सही जगह इन्वेस्टमेंट करें, और अगर गरीब बनना चाहते हैं, लोन के नीचे दब के रहना चाहते हैं और लोन चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी अपना खर्च करना चाहते हैं, तो फिर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, आप एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।